हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं समीकरणों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इक्वेशंस। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जिन सवालों पर चर्चा करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और ऐसे सवाल न केवल आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम में बल्कि आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी दोस्तों इस तरह से सवाल जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है और इन सवालों को बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन सभी को यहाँ पर लिख दिया गया है। दोस्तों, भले ही आपको ये हिंदी में लिखा हुआ दिख रहा होगा, परंतु आप बिल्कुल चिंता न करें। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये पूरे के पूरे कंसेप्ट्स एकदम निश्चित तौर पे समझ में आ जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको पहले अपन समझते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी मदद से हम ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहला कंसेप्ट देखते हैं दोस्तों। ठीक है, यदि ए और बी कोई दो रियल नंबर है, ठीक है, और एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, अर्थात एफ एक्स एक बहुपद है, तथा एफ ए और एफ बी के चिन्ह यानी कि साइन विपरीत है, यानी एफ ए और एफ बी अपोजिट साइंस के हैं। ठीक है, अपोजिट साइन के हैं। ठीक है, यानी अगर इसमें कोई एक पॉजिटिव है तो दूसरा होगा नेगेटिव। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि तब एफ एक्स का कम से कम एक रियल जीरो यानी कि कम से कम एक वास्तविक शून्य, ठीक है, ए और बी के बीच होगा। यानी कम से कम एक वैल्यू ऐसी अवश्य होगी ए और बी के बीच में जिस वैल्यू पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, यानी ए और बी के बीच में कम से कम एक रियल नंबर तो ऐसा अवश्य होगा जिस पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, क्योंकि जिस वैल्यू पर यानी जिस रियल नंबर पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है, उसी को तो हम बोलते हैं उस पॉलिनोमियल का जीरो। ठीक है दोस्तों, अब इस कंसेप्ट को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये है रियल लाइन, दो रियल नंबर अपने को लेने, दो वास्तविक संख्या अपने को लेनी है। ये हमने ले लिया ए और ये ले लिया बी। ठीक है, अब ए पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू एफ ए और बी पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू एफ बी, परंतु क्या बोल रहा है कि ए और बी पर उनकी वैल्यू यानी कि एफ ए और एफ बी उनके चिन्ह विपरीत है। मतलब एक को अगर आप पॉजिटिव लोगे तो दूसरे को नेगेटिव लेना। चलो मान लो एफ ए को मैं पॉजिटिव लेता हूँ और एफ बी को नेगेटिव लेता हूँ, तो एफ ए पॉजिटिव है मतलब वो ऊपर बनेगा। मान लीजिए ये एफ ए है, ठीक है, ये यहाँ पे एफ ए है, ठीक, और एफ बी को नेगेटिव लेना है मेरे को तो वो नीचे बनेगा। तो मान लो ये क्या है, एफ बी है, कुछ इस तरह आप मान के चलो। ठीक है, आप चाहो तो इसका उल्टा भी ले सकते हो, एफ ए को नेगेटिव ले लो और एफ ए को पॉजिटिव ले लो। ठीक है, चाहो तो जस्ट इसका अपोजिट भी कर सकते हो, परंतु कंसेप्ट की जो बात है वो क्या कह रही है कि एफ ए और एफ बी के चिन्ह विपरीत होने चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हमने कुछ इस तरह से ले लिया। ठीक है, अब दोस्तों याद रखिएगा, एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद सदैव कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, अर्थात संतत फलन होता है। संतत फलन यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन बोलने का अर्थ यह है कि जब आप एफ ए को एफ बी से मिलाओगे तो कहीं पर भी कोई ब्रेक या कहीं पर भी कोई वो जो जो मिलाने वाला जो आप वक्र है जो आप जो मिलाओगे वो कहीं पर भी टूटना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको मिलाना है। तो चलिए मैं एफ ए को एफ बी से मिलाता हूँ। चलिए मिलाइए दोस्तों, ये आप मिला दें। ठीक, ये देखो, ये हमने ये एफ ए को एफ बी से अपन ने मिलाया। ठीक है, अब आप निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि जब आप एफ ए को एफ बी से मिलाओगे तो कभी ना कभी वो एक्स अक्ष को कट करके जाएगा ही जाएगा। ये तो तय है एकदम। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू एक्स अक्ष के ऊपर है अर्थात पॉजिटिव है और एक वैल्यू एक्स एक्सिस के नीचे है अर्थात नेगेटिव है। तो खुद एकदम सामान्य सी बात है कि भाई जब एफ ए और एफ बी में से एक पॉजिटिव है अर्थात एक्स एक्सिस के ऊपर है और एक नेगेटिव है अर्थात एक्स एक्सिस के नीचे है, और पॉलिनोमियल एफ एक्स का पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल सदैव कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, अर्थात उसको जब आप मिलाओगे तो कभी ना कभी तो एक्स अक्ष को कट करके जाएगा, एक्स अक्ष को क्रॉस करके जाएगा। जहां से एक्स अक्ष को वो क्रॉस करके जाएगा, जहां पर वो एक्स अक्ष को कट करेगा वहीं पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी दोस्तों, यहीं पे। यानी कि निश्चित तौर पर, और देखो ये वैल्यू आखिर ए और बी के बीच में कहीं पे है, एग्जैक्ट बीच में हो कोई जरूरी नहीं है,
ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं होनी चाहिए और वो वैल्यू कहीं ना कहीं है ए और बी के बीच में ही है। ठीक है, तो यही ये कंसेप्ट यही कहना चाह रहा है कि अगर एफ ए और एफ बी के चिन्ह जो है वो अपोजिट हो तो अवश्य ही ए और बी के बीच में कोई ना कोई एक रियल नंबर आपको ऐसा अवश्य मिलेगा जिस पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, मान लो एग्जांपल के लिए ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ चलो अल्फा। तो यानी कि इस बिंदु अल्फा पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, यानी एफ अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये अल्फा है ना, अल्फा जिस बिंदु पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है उसी बिंदु को अपन उस पॉलिनोमियल का क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। जीरो या शून्यक, हिंदी में उसको बोलते हैं शून्यक, यानी ऐसा x का ऐसा मान, x के ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखे जाने से क्या हो जाए, वो 0 हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि उस पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है अपने को, 0 मिल रही है और a और b के बीच में कम से कम एक ऐसा वैल्यू तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कब ऐसा होगा, जब एफ ए और एफ बी के चिन्ह क्या होंगे, विपरीत होंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से ये कंसेप्ट दोस्तों हमेशा आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये इसको आप इस तरीके से कंटिन्यूअसली ऐसे मिलाएंगे, ये इस तरह से ये कंटिन्यूअसली मिलेगा और कभी ना कभी वो एक्स अक्ष को पार करके जाएगा, एक्स अक्ष को कट करके जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजबूत कंसेप्ट है दोस्तों, इसको सदा आप ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। कम से कम एक रूट तो मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम एक रूट इस इक्वेशन का। ठीक है, अगर इस पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 करके अगर अपन इक्वेशन बनाते हैं, देखो पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या फर्क है। जैसे मैं एफ एक्स कहूँ, ठीक है, ये एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है। ठीक, अब मैं एफ एक्स इक्वल 0 करके लिख दूं, अब ये क्या बन गया, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया। तो दोस्तों आपको जरा भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डाउट नहीं रखना है कि सर ये पॉलिनोमियल का मतलब क्या है और पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब क्या है, अर्थात बहुपद क्या है और बहुपद समीकरण क्या है, क्या दोनों एक ही है, दोनों में फर्क है। तो दोस्तों दोनों में मतलब आप ये मान के चलिए कि भाई बहुपद है मतलब एफ एक्स है। जैसे मैं मान लो कुछ लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ऐसे कुछ मैं मान लो लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये जैसे मैं इतना लिखा हूँ ना, ये बहुपद है, ये पॉलिनोमियल है, परंतु इसी को अगर मैं इजी प्लस 0 करके लगा दूं, अब ये बन गया इक्वेशन जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। और इक्वेशन है इसका मतलब अब आपको इसको सॉल्व करना और एक्स की वैल्यू पता करनी है। इक्वेशन का मतलब ये है कि आपको एक वहां पे काम करने, क्या काम करने हैं, इक्वेशन को सॉल्व करने का। अर्थात यूं समझिए, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि अननोन क्वांटिटी की वैल्यू पता करना। तो यहाँ पे एक्स अननोन क्वांटिटी है, उसको वैल्यू पता कर लो उसकी, और आप फिर कहेंगे कि हाँ इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो बस यही है। ठीक है, तो दोस्तों ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ध्यान से, इस कंसेप्ट की मदद से हम इस सवाल को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा चलो सवाल बनाने से पहले हम बाकी कंसेप्ट को भी अच्छे से समझ लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, विषम घात यानी ऑड डिग्री का प्रत्येक समीकरण कम से कम एक रियल रूट तो जरूर रखेगा जिसका चिन्ह यानी जिसका साइन जो है वो बहुपद के निरपेक्ष पद के चिन्ह से विपरीत होता है। निरपेक्ष मतलब वो टर्म, निरपेक्ष पद मतलब एब्सोल्यूट टर्म, या यूं कह सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म, यानी जिसमें एक्स ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इस टाइप से मैंने कुछ समीकरण लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला पद को अपन बोलते हैं निरपेक्ष पद, जिसमें वेरिएबल न हो। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, एक्स है, ये एक्स में एक इक्वेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, ये एक्स में एक इक्वेशन है, यहाँ वेरिएबल एक्स है। ऐसी अगर मैं कोई दूसरा इक्वेशन बनाऊं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये देखिए जैसे मैं ये इक्वेशन बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, ये यहाँ पे वेरिएबल y है, ये y में एक इक्वेशन है, ये x में एक इक्वेशन है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टर्म, निरपेक्ष पद, कांस्टेंट टर्म, जहाँ पे वेरिएबल दिखे ही ना। देखो यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, लेकिन यहाँ x नहीं दिख रहा है, इसी को बोलते हैं निरपेक्ष पद अर्थात एब्सोल्यूट टर्म, या यूं कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म है, बिना वेरिएबल वाला टर्म है। ठीक है दोस्तों, अब खास बात क्या है वो देखिए, विषम घात यानी कि ऑड डिग्री का प्रत्येक पद, ठीक है, ऑड डिग्री का प्रत्येक समीकरण, सॉरी है ना भाई, विषम घात यानी कि ऑड डिग्री का प्रत्येक समीकरण कम से कम एक रियल रूट तो जरूर रखेगा। यानी कि देखो ये ऑड डिग्री का, डिग्री किसको बोलते हैं, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का जो हाईएस्ट इंडेक्स होता है, वेरिएबल यानी कि चर की जो अधिकतम घात होती है, उसी को उस इक्वेशन की डिग्री बोलते हैं। जैसे
यहाँ पे x का अधिकतम घात कितनी दिख रही है 3, तो ये इस इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 3, ठीक है। और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री 3 हो, ठीक है। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का अधिकतम घात हाईएस्ट इंडेक्स कितना दिख रहा है 5। तो आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों ये कंसेप्ट। अब देखो तो डिग्री का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे इन सभी टॉपिक्स पर पहले बहुत वीडियो बनाए जा चुके हैं दोस्तों। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बाद पूरा पॉलिनोमियल के टाइप्स बहुत अच्छे से समझाया जा चुका है। सिंपल रूट्स एंड मल्टीपल रूट्स क्या होते हैं उनको बहुत अच्छे से समझाया जा चुका है। कॉम्प्लेक्स रूट्स और इररेशनल रूट्स के बारे में बहुत अच्छे से व्याख्या की जा चुकी है। उन सभी वीडियोस को आप जरूर देखिएगा दोस्तों। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए अच्छा, अब यहाँ पे इस इक्वेशन की डिग्री 3 है और 3 क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, इसलिए आप कहेंगे कि ये ऑड डिग्री वाला एक इक्वेशन है। ये भी ऑड डिग्री वाला इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 5 है जो कि ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड डिग्री वाले इक्वेशंस के लिए ही हमारा कंसेप्ट नंबर 2 है। क्या कह रहा है, ऑड डिग्री का प्रत्येक इक्वेशन यानी विषम घात का प्रत्येक समीकरण, ठीक है, विषम घात का प्रत्येक समीकरण कम से कम एक रियल रूट तो रखेगा। ये भी विषम घात का, ये भी विषम घात का, यानी इसका भी कम से कम एक रियल रूट जरूर होगा, इसका भी कम से कम एक रियल रूट तो अवश्य होगा, ठीक है दोस्तों। जिसका चिन्ह बहुपद के निरपेक्ष पद के चिन्ह से विपरीत होता है, ठीक है। यानी कि इसका चिन्ह जो है, देखो निरपेक्ष पद का चिन्ह क्या है, निरपेक्ष पद का चिन्ह क्या है दोस्तों, यहाँ पे -9, ठीक है। निरपेक्ष पद का चिन्ह यहाँ पे -9 है। तो समझ लीजिए कि ये इक्वेशन जिस रियल रूट, जिस कम से कम रियल रूट की जो एक बात चल रही है, कम से कम एक रियल रूट क्यों रखेगा, वो कहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि ये ऑड डिग्री का एक इक्वेशन है, विषम घात का एक समीकरण है, इसलिए कम से कम एक रियल रूट तो रखेगा। और उस रियल रूट का चिन्ह, उस वास्तविक मूल का चिन्ह जो है वो इस निरपेक्ष पद के चिन्ह से अपोजिट होगा। तो इस निरपेक्ष पद का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक, साफ साफ दिख रहा है। समझ लीजिए कि इसका जो कम से कम एक रियल रूट जिसकी बात का हम कर रहे हैं, उस रियल रूट का चिन्ह जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट क्या कहता है कि वो जो कम से कम एक रियल रूट जो वो रखेगा विषम घात का समीकरण, उसका चिन्ह निरपेक्ष पद के चिन्ह से अपोजिट होता है। तो यहाँ पे निरपेक्ष पद का चिन्ह अपने को नेगेटिव दिख रहा है, तो वो जो रियल रूट है, ठीक है, जो कम से कम एक रियल रूट जिसकी बात चल रही है, वो रूट जो है उसका चिन्ह इस चिन्ह से विपरीत होगा, यानी कि ये नेगेटिव है, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है दोस्तों। वैसे अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से लिखा है, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में निरपेक्ष पद कौन है दोस्तों, इस इक्वेशन में निरपेक्ष पद ये है, ठीक है, विषम घात का समीकरण है, ऑड डिग्री का इक्वेशन है, तो ये भी कम से कम एक रियल रूट रखेगा। और वो कम से कम एक रियल रूट का जो चिन्ह है, कम से कम एक रियल रूट का वो जो चिन्ह है वो इस निरपेक्ष पद के चिन्ह से अपोजिट होगा, ठीक है। यानी कि ये कम से कम एक रियल रूट ऐसा अवश्य रखेगा, कम से कम एक रियल रूट ये ऐसा अवश्य रखेगा जो माइनस साइन वाला होगा, क्योंकि वो निरपेक्ष पद के चिन्ह से अपोजिट हमेशा रखेगा ही रखेगा। देख लो आप, वही कंसेप्ट क्या कहते हैं। तो कम से कम एक रियल रूट ये ऐसा रखेगा जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव रियल रूट तो ये अवश्य रखेगा, कम से कम एक रखेगा। बाकी और क्या रूट्स रखता है क्या नहीं रखता है वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे जितनी जानकारी अपने को मिल रही है उसके हिसाब से ये कम से कम एक नेगेटिव रियल रूट तो रखेगा, यानी कि कम से कम एक रियल रूट ऐसा अवश्य रखेगा जो माइनस साइन वाला हो, क्योंकि निरपेक्ष पद से अपोजिट चिन्ह वाला तो एक रियल रूट रखेगा ही रखेगा, ठीक है दोस्तों। ये विषम घात के समीकरण के बारे में बात हो गई। अब देखो समघात का प्रत्येक समीकरण के बारे में क्या कह रहा है। समघात यानी कि इवन डिग्री का प्रत्येक इक्वेशन जिसका निरपेक्ष पद ऋणात्मक हो, इसमें बकायदा बोल रहे हैं कि इसका निरपेक्ष पद यदि ऋणात्मक हो तो ऐसा इक्वेशन कम से कम दो रियल रूट्स रखता है अपोजिट साइन वाले, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन x की घात 4 माइनस 5 x की घात 3 प्लस 7 x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी ऐसे लिख रहा हूँ मैं, आपको मेन आपको कंसेप्ट समझाने के लिए हम ये लिख रहे हैं। चलिए अब ये इक्वेशन को गौर से देखिए। इस इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो ये वाला जो कंसेप्ट है वो समघात के लिए है। समघात मतलब इवन डिग्री। यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 4, और 4 जो है वो सम संख्या है अर्थात इवन नंबर है, अर्थात इस इक्वेशन की डिग्री इवन है, ये इवन डिग्री का इक्वेशन है। इस इवन डिग्री के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म देख लो, निरपेक्ष पद देख लो,
एब्सोल्यूट टर्म क्या है यहाँ पे -10, ठीक है, -10, ठीक है, और साफ साफ बोला है हमने इसको माइनस इसलिए रखा है ताकि इस कंसेप्ट को आपको समझा जा सके, क्योंकि ये कंसेप्ट में क्या बोल रहे हैं, निरपेक्ष पद ऋणात्मक होना चाहिए। यहाँ पे निरपेक्ष पद आपको ऋणात्मक दिख रहा है, ठीक है। इवन डिग्री का इक्वेशन है जिसका निरपेक्ष पद ऋणात्मक है, ठीक है, इवन डिग्री का इक्वेशन है जिसका निरपेक्ष पद ऋणात्मक है। ऐसी स्थिति में ये इक्वेशन कम से कम 2 रियल रूट्स रखेगा। इस इक्वेशन के कम से कम 2 रियल रूट्स तो होंगे ही होंगे, और वो दोनों रियल रूट्स के चिन्ह आपस में विपरीत होंगे, अर्थात एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक। तो इस तरह से ये कंसेप्ट हुआ दोस्तों। हमें पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन में लिखा है कि दर्शाइए कि समीकरण इतने का एक रूट निगेटिव है और 0 और 1 के बीच एक पॉजिटिव रूट है और 1 से बड़ा एक अन्य पॉजिटिव रूट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहला कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक रियल लाइन यहाँ पे बना देता हूँ ताकि उस कंसेप्ट को इस इक्वेशन के लिए किस तरीके से अपने फिट कर सकते हैं, किस तरीके से अपन समझ सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। चलिए देखो, यहाँ पे इस छोर में मैं माइनस अनंत लिख देता हूँ, इस छोर में मैं प्लस अनंत लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको मैं लाइन के बाहर इसलिए लिखा हूँ क्योंकि वास्तव में माइनस अनंत और प्लस अनंत रियल नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको बाहर अलग से दिखाए हैं क्योंकि वो रियल नंबर्स के कलेक्शन में या रियल नंबर्स के सेट में शामिल नहीं होते हैं दोस्तों। कौन? माइनस अनंत और प्लस अनंत। तो ये आप बात हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन जो है x³ - 7x + 2 = 0, ये इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, इसको आप fx मान लो। ठीक है, चलिए अब आप x के जगह पे अनंत रखकर देखो, x की जगह पे अनंत रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, खुद सोचो। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप x की जगह पे अनंत रखने का मतलब है कि x को बहुत बड़ा रख रहे हो आप, बहुत बड़ा, इन्फिनेटली मेनी लार्ज, मतलब बहुत बड़ा रख रहे हो। तो सोचो दोस्तों, ये लिखा है x³ और ये लिखा है x, ये लिखा है 2, तो ये तो चलो यहाँ x नहीं है फिलहाल। इन दोनों को देखो, ये लिखा है x³ और ये लिखा है -7x। जब आप x को बहुत बड़ा सोचोगे तो आप खुद सोचो कि ओवरऑल इस पॉलिनोमियल fx की अगर बात करें, ठीक है, इसकी अपन बात करें तो इसका चिन्ह क्या आएगा, पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा, आप खुद सोचो। तो आप कहोगे सर x को अगर आप बहुत बड़ा सोचते हो, बहुत बड़ी राशि, उसका आप त्रिघात कर रहे हो, और ये कौन है, उसका एक घात जिसमें 7 का गुणा हुआ है। इसमें तो सिर्फ 7 का गुणा है, परंतु यहाँ पे तो उस चीज का त्रिघात है। आप खुद सोचो कि x को जब आप बहुत बड़ा सोचोगे ना, तो ये राशि इतनी बड़ी होगी कि उसमें ये घटने पर भी कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, और ये तो +2 बस जुड़ेगा तो कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये राशि इतनी बड़ी होगी कि कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा जो है आपको पॉजिटिव चिन्ह मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा? पॉजिटिव, यानी f अनंत जो है वो धनात्मक चिन्ह का होगा दोस्तों। आप इस बात की चिंता ना करें कि सर मान लो 7x उससे बड़ा हो गया और इसको इससे घटाने पर हमको नेगेटिव चिन्ह मिल गया, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आप खुद सोच के देख लो, ये उस राशि का केवल एक घात है, ये उस राशि का त्रिघात है। अब आप कोई भी x का कोई भी बड़ा मान लेके देख लो, उसका त्रिघात करोगे तो वो तो और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा, इतना बड़ा हो जाएगा कि उस राशि के एक घात में आप 7 का गुणा करोगे ना, तो उसके मुकाबले कहीं ये राशि उसके मुकाबले बहुत छोटी रहेगी। 7 का गुणा करने से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो मेन इसी का दबदबा रहेगा और ओवरऑल आपको बहुत बड़ा धनात्मक मान मिलेगा। तो f अनंत जो है वो >0 होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो f अनंत इधर है, ठीक है, उधर माइनस अनंत, इधर अनंत। अच्छा एक और बात, चलिए f0 रख के देखिए क्या मिलेगा, बताइए। f0 तो x के स्थान पर 0 रखोगे तो आपको 2 मिलेगा, और 2 क्या है? धनात्मक है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी आप सबको देखते जाइए कि अपन क्या क्या मान रखते जा रहे हैं और क्या क्या अपने को वैल्यू मिलते जा रही है, आप देखते जाइए दोस्तों। ठीक है, जैसे f अनंत रखने पर क्या मिलेगा? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब ऊपर, कहीं पर भी आप ऊपर बना लो, ये f अनंत, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल तरीके से, एक बार आप समझ जाओगे ना, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो मैंने f अनंत को ऊपर बना दिया, ठीक है। अच्छा अब ये बीचों बीच
बीचों बीच में अपन को 0 बनाना चाहिए, ये 0 हो गया। f0 कितना आ रहा है 2, और 2 वो भी 0 से बड़ा है, f0 है 2, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, f0 है वो 2 आ रहा है अपने पास। f0 मतलब x के स्थान पर 0 रखने से अपने को 2 मिल रहा है, और 2 जो है वो धनात्मक है, तो इस तरीके से अपन लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब सुनो ध्यान से। चलिए अब मैं f1 निकाल के देखता हूँ। अब आप बोलोगे सर यही पॉइंट्स पे क्यों निकाल रहे हो? जिन जिन पॉइंट्स पे प्रश्न बात बोला है ना, देखो एक रूट नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव में कितना नेगेटिव आपको नहीं पता, तो यहाँ पे अपन वो माइनस अनंत भी अभी रख के देखने वाले हैं ना। एक रूट 0 और 1 के बीच बोल रहा है, 0 और 1, इसलिए मैंने 0 पे भी निकाला है, 1 पे भी अभी निकालूंगा, क्या क्या माना रहा है मैं देखूंगा उसको अच्छे से, फिर अवलोकन करेंगे, फिर वो कंसेप्ट किस तरह लग रहा है उसको अपन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए f1 निकाल के देखो, x का मान 1 रखो, तो 1 रखोगे तो हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 7 प्लस 2, तो 2 और 1 3, 3 माइनस 7 यानी -4, तो ये -4 आ रहा है जो कि नेगेटिव है दोस्तों, यानी कि 1 पे आ रहा है नेगेटिव, यानी कि 0 के बाद यहाँ पे 1 आएगा, और इस 1 वाले पॉइंट पे जो f1 है वो अपने को नेगेटिव मिल रहा है, तो नेगेटिव मिल रहा है मतलब मैं उसको नीचे बनाऊंगा, तो यहाँ पर अपन f1 बोल देते हैं दोस्तों। ठीक है, f1 की वैल्यू कितनी है -4 दोस्तों। इस लंबाई, अब आप बोलोगे सर ये -4 लेंथ, तो इस लंबाई को आप ध्यान मत दोस्तों, हमको तो मेन क्या पता करना है कि रूट्स का नेचर पता करना है, पॉजिटिव रूट नेगेटिव रूट ये सब पता करना है, इसलिए हम इसको इस लंबाई को उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं कि सर ये वाली हाइट तो 2 होनी चाहिए क्योंकि f0 की वैल्यू 2 है, इस हाइट को ये 2 लंबाई की, फिर ये 4 लंबाई की, तो हम अभी उस पर ध्यान नहीं दे रहे दोस्तों, उसको आप अपने अंदाज से आप उसको बना सकते हो, कोई मतलब नहीं, हमको मेन मतलब है कि रूट्स जो है अपने को किस तरह से प्लस माइनस में, उससे मेन मतलब है। चलिए अब f माइनस अनंत निकाल के देखते हैं दोस्तों, माइनस अनंत यहाँ पे रखोगे, सोचो माइनस अनंत का त्रिघात है दोस्तों, तो त्रिघात मतलब माइनस वाले का त्रिघात माइनस में ही होता है। ठीक है, माइनस वाले का त्रिघात किस में होगा, माइनस में ही होगा। अब ये माइनस अनंत का त्रिघात किसी माइनस x बहुत बड़ा संख्या नेगेटिव में ना, बहुत बड़ी ऋणात्मक संख्या ले लो आप और उसका त्रिघात करो, आपको बहुत बड़ी ऋणात्मक संख्या मिलेगी, बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर मिलेगा, इतना बड़ा नेगेटिव नंबर मिलेगा कि आप चाहे तो उस x की वैल्यू को, जिसको आप नेगेटिव वैल्यू यहाँ सोचोगे होगे, अब आप लोग सर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, तो ये कितना ही प्लस क्यों ना हो जाए, लेकिन वो इतना ज्यादा नेगेटिव मिल चुका होगा आपको कि कुल मिलाकर के ये दो का कितना ही वैल्यू रहेगा बताओ, इनके इनके मुकाबले ये 2 वहां पे ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो मेन इसको देखो आप, x की वैल्यू कोई बहुत बड़ी वाली नेगेटिव, ठीक है, बड़ी वाली नेगेटिव मतलब बहुत बड़ा कोई नेगेटिव वैल्यू अगर x का आप यहाँ रखते हो, उसका त्रिघात करते हो तो वो और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, और उसी x की वैल्यू को अगर यहाँ रखते हो और आप ये सोचते हो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इन दोनों का आप मुकाबला करोगे तो आपको कुल मिला के आपको नेगेटिव मिलने वाला है, क्योंकि ये इतना ज्यादा नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव में भी इतना ज्यादा बड़ा नेगेटिव कि उसके मुकाबले ये कुछ नहीं रहेगा, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आपको नेगेटिव मिलने वाला है दोस्तों, लेस देन 0, तो यहाँ पे अपने को नीचे लेस देन 0 कहीं पे वैल्यू कोई मिलेगी। अब आप खुद देख लो, ठीक है, अब आप खुद सोचो, आपको यहाँ पे पूरा कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे मैं बाहर बनाता हूँ दोस्तों, ये ऐसा है, अब खुद सोचो 0 पे अपने को उस पॉलिनोमियल की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, 0 पे पॉजिटिव मिल रही है और माइनस अनंत पे नेगेटिव मिल रही है, मतलब साफ साफ पता चल रहा है, देखो यही वाला कंसेप्ट देखो, एक ऊपर एक नीचे, यानी कि जब इसको अपन इससे मिलाएंगे दोस्तों तो कभी ना कभी ये क्या होगा, एक्स एक्स को कट करके जाएगा, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि इस पॉलिनोमियल का, ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन का, ठीक है, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का कम से कम एक रूट जो है वो माइनस अनंत और शून्य के बीच में कम से कम एक रूट है, और माइनस अनंत और शून्य के बीच की बात चल रही है, मतलब इधर कौन से नंबर्स होते हैं, इधर तो नेगेटिव नंबर होते हैं, यानी कि कम से कम एक नेगेटिव रूट तो ये इक्वेशन जरूर रखता है। ठीक है, क्योंकि 0 पर उस फंक्शन की, मतलब उस इक्वेशन की वैल्यू, ठीक है दोस्तों, जब मैं इक्वेशन बोलूंगा तो मैं समझ जाना पूरे की बात कर रहा हूँ, जब मैं पॉलिनोमियल बोलूंगा तो समझ जाना मैं इतने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 रखने पर वो इक्वेशन कहलाता है। अब सुनिए, तो मैं क्या बोल रहा था कि 0 पर इस इक्वेशन, यानी कि ये वाले हिस्से की वैल्यू, ठीक है, ये वाले फंक्शन की वैल्यू, यानी कि ये वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू अपने को पॉजिटिव मिल रही है। ठीक है, देखो 2 मिल रहा है अपने को, और वैसे ही माइनस अनंत पे अपने को नेगेटिव मिल रहा है,
तो एक ऊपर मिल रहा है, एक नीचे मिल रहा है, मिलाने पर कभी ना कभी एक्स एक्स को कट करेगा। जहां पर ये एक्स एक्स को कट करेगा वही इस इक्वेशन का एक रूट हो जाएगा दोस्तों। और वो रूट क्योंकि जीरो के लेफ्ट साइड है तो समझ लीजिए कि वो रूट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सिद्ध हो गया कि ये इक्वेशन कम से कम नहीं, ये इक्वेशन जो है उसका एक रूट नेगेटिव है ही, एक रूट यहाँ पे नेगेटिव है ही, ठीक है। और कम से कम एक वाली नहीं, ठीक एक रूट नेगेटिव वाली बात चल रही है, क्योंकि बाकी जो इसके दो रूट है वो तो यहाँ दोनों के दोनों पॉजिटिव है। तो ये एग्जैक्ट वन नेगेटिव रूट रखता है, ये आप को पता चल गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं जीरो और वन के बीच की, ठीक है। देखो जीरो पर अपने को एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है, अगर अपन इस हिस्से को क्या नाम देते हैं, एफ एक्स, ठीक है। तो जीरो पर अपने को एफ एक्स की वैल्यू यानी कि एफ जीरो कितनी मिल रही है, 2, और 2 क्या है, पॉजिटिव, इसलिए हमने उसको ऊपर करके दिखाया, ठीक है। 1 पर यानी कि एफ वन अपन जब निकाले तो वो कितना मिल रहा है अपने को, नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है दोस्तों, नेगेटिव मिल रहा है, इसलिए अपन उसको नीचे करके दिखाया। यही आपका क्या है यहाँ पे -4 है, ठीक है दोस्तों। तो सीधी सी बात है, एक मिल रहा है पॉजिटिव, जीरो पर मिल रहा है पॉजिटिव और 1 पर मिल रहा है नेगेटिव। तो सीधी सी बात है, जब कभी आप इसको इससे मिलाओगे तो कभी ना कभी तो ये एक्स एक्स को कट करके जाएगा, कभी ना कभी तो कट करके जाएगा, ठीक है। और जहां कट करेगा वही वही रियल नंबर, वही वैल्यू जो है वो उस इक्वेशन का एक रूट हो जाएगा। तो साफ से पता चल गया कि एक रूट इस इक्वेशन का 0 और 1 के बीच में उपस्थित है। एग्जैक्ट बीच में हो हम थोड़ी बोल रहे हैं ऐसा कि एग्जैक्ट 0 और 1 के एग्जैक्ट बीच में होना चाहिए, ठीक बीच में हो, हमको नहीं पता कहाँ होगा, वो जरूरी नहीं है कि ठीक बीच में हो, लेकिन इतना तो है कि 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं अपने को मिलेगा। और वैसे ही आप ये भी देख लो कि अनंत पर ये धनात्मक चिन्ह अपने को मिल रहा है एफ एक्स का, ठीक है, और साथ ही साथ 1 पे क्या है, नेगेटिव है। दोनों को जब मिलाओगे आप तो कभी ना कभी एक्स एक्स को कट करके जाएगा, ठीक है, यानी कि वहां पर फिर एक इसका रूट मिल जाएगा। और वो रूट देख लो कहाँ कहाँ है, वो रूट 1 और अनंत के बीच में, मतलब 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 से बड़ा है क्योंकि 1 के राइट साइड है। तो साफ साफ पता चल गया कि एक रूट इसका धनात्मक है, ठीक है दोस्तों। तो एक रूट ये रखता है ऋणात्मक, एक रूट रखता है 0 और 1 के बीच, और एक रूट रखता है 0 और 1 के बीच, मतलब धनात्मक है ना, ये वाला रूट भी धनात्मक है क्योंकि 0 और 1 के बीच है, मतलब 0 से बड़ा है, मतलब धनात्मक है। और एक रूट और ऐसा है जो धनात्मक है और वो 1 से बड़ा है, ये वाला रूट, ठीक है। तो एक रूट ऋणात्मक, एक धनात्मक रूट 0 और 1 के बीच, और एक 1 से बड़ा धनात्मक रूट रखता है, ये इक्वेशन ये हमको पता चल गया दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन को भी बनाइएगा दोस्तों। इसमें क्या बोल रहा है, एक रूट 0 और 1 के बीच, एक रूट 1 और 2 के बीच, एक रूट 2 और, है ना, और एक रूट इसका 2 और 3 के बीच है। तो आप ऐसे ही निकाल के देखिएगा दोस्तों, 0 पे एफ एक्स की वैल्यू निकालना, 1 पे वैल्यू निकालना, 2 पे निकालना, 3 पे निकालना। तो सीधी सी बात है, 0 और 1 पे अपोजिट वैल्यू आएगी, 1 और 2 पे फिर अपोजिट आएगी, 2 और 3 के बीच फिर अपोजिट आएगी। तभी तो आप ऐसा बोल सकते हो ना कि भाई 0 और 1 के बीच एक रूट है। ऐसा कब बोल सकते हो आप, 0 और 1 के बीच एक रूट कब होगा, जब f0 और f1 का जो वैल्यू है वो अपोजिट आएगा, एक ऊपर एक नीचे रहेगा, तभी तो उसको मिलाने से वो x को कट करेगा ना भाई। वैसे ही आप 1 और 2 और 2 और 3 वाला चेक करके देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज को आप सदा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि अगर आपके पास ऑड डिग्री का इक्वेशन है, देखो ऑड डिग्री का इक्वेशन है, तो एफ अनंत अगर आप रख रहे हो तो आपको वो अनंत मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव मिलेगा, यानी जीरो से बड़ा मिलेगा। और एफ माइनस अनंत अगर आप रख रहे हो तो वो आपको नेगेटिव मिलेगा दोस्तों। कब, ऑड डिग्री का इक्वेशन अगर आप देख रहे हो तब, ठीक है। ऑड डिग्री के इक्वेशन में आपको ये बातें देखने को मिलेगी दोस्तों। परंतु अगर आप मान लीजिए कोई इवन डिग्री का इक्वेशन अगर आपको दिया हो, ठीक है, मान लीजिए कुछ इस तरह से दिया हो, एक्स की घात 4 माइनस 4x³ प्लस प्लस ऐसा कुछ दिया हो और आगे कुछ भी, ठीक है, जैसे मान लो ये 2x। दोस्तों अगर आप यहाँ पे अनंत सोचते हो, एफ अनंत सोचते हो, तो ये अनंत की घात 4 करोगे, सोचो बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि उसके मुकाबले अगर ये सारी चीजें नेगेटिव, मतलब ये सारी चीजें नहीं, ये एक्स का मान अनंत रखोगे तो ये तो चलो अनंत होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये अनंत की घात 3, ठीक है, लेकिन सामने में माइनस है तो ये माइनस में होगा। लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा माइनस नहीं हो सकता कि इसको पछाड़ दे। कुल मिला के आप देखिएगा, एक्स की घात 4, एक्स की जगह जगह जब आप अनंत रखोगे तो अनंत की घात 4 मतलब बहुत बड़ा,
तो अनंत बोलने का मतलब दोस्तों कि x का मान बहुत बड़ा, इन्फिनेटली मेनी लार्ज की बात चल रही है यहाँ पे। तो इतना ज्यादा बड़ा होगा कि ये नेगेटिव होकर भी, बड़े से बड़े नेगेटिव होकर भी इसको नहीं पछाड़ सकते। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ये अनंत आएगा आपके पास। ठीक है, एफ अनंत इज इक्वल टू अनंत होगा, यानी ग्रेटर देन जीरो। और एफ माइनस अनंत तो सोचोगे दोस्तों यहाँ पे अभी क्या है, घात में दोस्तों यहाँ पे सम है ना, इवन डिग्री वाला हो गया ये, इसलिए माइनस अनंत की घात 4 करोगे तब भी वो अनंत की घात 4 होगा, क्योंकि माइनस के पावर में सम यानी इवन नंबर हो तो आखिर वो प्लस होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप एफ माइनस अनंत की वैल्यू सोचोगे, ये तब भी यहाँ पे क्या आने वाला है, अनंत मिलने वाला है, यानी कि ये तब भी यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों में बस वही फर्क है कि ऑड डिग्री वाले में क्या होता है, एफ अनंत जो होता है वो अनंत होता है, एफ अनंत जो होता है वो क्या होता है, अनंत होता है, अर्थात जीरो से बड़ा होता है। और एफ माइनस अनंत जो होता है वो क्या होता है, माइनस अनंत होता है, अर्थात जीरो से छोटा होता है। परंतु इवन डिग्री वाले में, सम घात वाले में क्या होता है, एफ अनंत वो भी अनंत होता है, अर्थात एफ अनंत अनंत होता है, अर्थात वो जीरो से बड़ा होता है। और एफ माइनस अनंत जो होता है वो भी अनंत होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों अनंत होता है, क्योंकि समघात है। समघात क्या है, प्लस का भी समघात प्लस और माइनस का भी समघात करते हैं तो वो भी प्लस होता है। तो दोनों स्थितियों में आपको क्या मिला, ग्रेटर देन जीरो मिला दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके कंसेप्ट के लिए, आपकी जानकारी के लिए हमने बताया, ताकि अगर आपको सवाल, मान लो सवाल में आपको ऐसा इक्वेशन दिया हो जो आपको इवन डिग्री वाला हो, उस समय आपको क्या करना है, तो वो आपके लिए जानकारी है दोस्तों। ठीक है, हमें पूरी उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आप जरूर अच्छे से बना पाएंगे दोस्तों। तो आशा है आप इसको बनाएंगे और कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपसे बना कि नहीं बना, समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से, तो इसको आप अच्छे से बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, जरूर देखिएगा, जरूर आप लोग इसको बना के देखिएगा। और नहीं समझ में आएगा दोस्तों तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि सर ये हमको नहीं समझ में आया या ये नहीं बना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस क्वेश्चन का अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर मान लो नहीं बनता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बना कि नहीं बना, जो भी है। ठीक है दोस्तों, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल और ये कंसेप्ट, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अगर समझ में आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर करें। इसके पहले सभी टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहां से कांटेक्ट करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की डाउट हो तो जरूर बताएं दोस्तों। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट्स आपको समझने को मिले होंगे। यदि ऐसा है तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।